नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 60,244 पदों पर जो भर्ती आपकी यूपी कांस्टेबल की है, उसके लिए हमने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 10 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं और सबसे पहले हम जीएस को ख़त्म करेंगे। आज आपका ये तीसरे नंबर का टेस्ट है। 2 टेस्ट मैं इससे पहले करा चुका हूं, जो कि आपकी एक प्लेलिस्ट है, आप जाके वहां देख सकते हैं। और भाई आप अपनी तैयारी को जरूर आके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जीएस में, क्योंकि आपको पता है कि 38 से 39 क्वेश्चन आपके जीएस में पूछे जाएंगे। इस बार जो पेपर कैंसिल हुआ है उसमें सामान्य बच्चों ने 30 प्रश्न हल किया है भाई। कम से कम 30 क्वेश्चन जो सामान्य विद्यार्थी है, जो जीएस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है लेकिन जानता है, उसने भी 30 के समथिंग प्रश्न आपके टैकल किए भाई। ठीक है भाई, तो समय को बर्बाद ना करते हो भाई, अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते भाई। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा भाई आज का। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? देखो, नृत्य से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है भाई उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, बिरजू महाराज का संबंध है आपका कथक से भाई। ठीक है, अब कुछ नृत्य देख लेते हैं। जैसे कथक जो है ये हमारे खुद यूपी में होता है भाई, उत्तर प्रदेश का ये डांस है। मणिपुरी देखो आपका मणिपुर का ही है, नाम से ही फेम लग रहा है आपको। भारतनाट्यम जो आपका तमिलनाडु का डांस है, तमिलनाडु। कथकली जो आपका केरल का डांस है भाई। तो फेम आप जो है कथकली और कथक से भाई बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एग्जामिनर हमेशा ऐसा क्वेश्चन देता है जहां पे आपको कंफ्यूजन होगी भाई। ठीक है, एक डांस और पूछता है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी डांस जो आपका आंध्र प्रदेश में होता है भाई, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन की एक वरीयता और है भाई। जो ये बिरजू महाराज है, ये आपके कथक नृत्य ये बिल्कुल फिक्स है, लेकिन कुछ और भी हैं जो आपके डांसर है उत्तर प्रदेश में ही जो कथक करते हैं भाई। जैसे एक नाम मैं आपको बता दूं, बिंदाजी महाराज, बिंदाजी महाराज। सेकंड है भाई आपके जो है लच्छू महाराज, लच्छू महाराज। ये लच्छू महाराज जो है ये लखनऊ घराने से संबंधित भाई, लखनऊ। और ये जो आपके बिरजू महाराज हैं ये भी लखनऊ घराने से ही संबंधित है भाई। ठीक है, ये इनके बारे में एक खास बात और है कि ये रायगढ़ जो रजवाड़ा था, रायगढ़ रजवाड़े में ये दरबारी नृत्य थे भाई, रजवाड़ा। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? साक्षरता बोले तो पढ़े लिखे लोग किस राज्य में, यानी लिटरेसी सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो भाई केरल इसका राइट आंसर है। थोड़ा सा इसकी व्याख्या पाते हैं भाई। व्याख्या भाई, जो सर्वाधिक साक्षरता वो कहाँ की है भाई? वो है केरल की। केरल में कितने परसेंट पढ़े लिखे लोग भाई लिटरेसी है? तो वो है 94% भाई। केरल के बाद आपका भाई मिजोरम, क्योंकि देखो आपका कभी कभी सेकंड भी आ जाता लगाने के लिए कि सेकंड लिटरेसी वाला राज्य कौन सा है। और थर्ड है भाई आपका त्रिपुरा। ये तो थे सबसे ज्यादा 3 सबसे टॉप भाई, केरल, मिजोरम और त्रिपुरा। इसको याद करने की ट्रिक है KMT, केरल, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ये तो सर्वाधिक से। सबसे कम आपकी कहां साक्षरता है भाई, जहां सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं? तो भाई सबसे कम पढ़े हैं बिहार में। ठीक है, बिहार में कितनी लिटरेसी भाई? मात्र 61.8%। अगर कभी आपसे सेकंड पूछ ले कि सेकंड कौन सा है, तो सेकंड है भाई अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक भाई, अगर थर्ड भी आपसे पूछ ले कभी पेपर में, तो आपका वो राजस्थान है भाई।
ठीक है, ये तो स्टेट की बात है भाई। यदि आपसे यूटी की बात कर लेंगे, अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है, तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका, वो है भाई लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 91.8% लोग पढ़े लिखे हैं, ये सर्वाधिक है भाई यूटी में। और सबसे कम अगर मैं कहूँ आपकी, तो दादर एवं नगर हवेली। अब इसमें दमनदीप भी जुड़ गया भाई जो, ठीक है, इसमें दमनदीप भी जुड़ गया, यहां पे सबसे कम है भाई, ये सबसे कम है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपकी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अब थोड़े से इसके कंसेप्ट के बारे में जानते हैं भाई। ब्रह्म समाज के बारे में देखेंगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में देखेंगे, दयानंद सरस्वती के बारे में देखेंगे भाई। ठीक है, थोड़े से कंसेप्ट देखते हैं भाई इसका। ब्रह्म समाज के बारे में देखते हैं भाई। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय कब की थी भाई? 1828 में भाई। कहाँ की थी? कलकत्ता में। बच्चे सन को लेकर कंफ्यूज होते हैं और भाई जगह को लेकर कंफ्यूज होते हैं भाई। कंफ्यूज नहीं होना है भाई, कलकत्ता में हुई थी और 1828 में हुई थी भाई। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे, इनको नव जागरण का पिता या नव जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत के पिता भी कहते हैं। आधुनिक भारत के पिता। आखिर ये कहने के क्या कंसेप्ट है भाई? हवाबाजी में कह रहे हैं कि ये नवजागरण के पिता है या आधुनिक भारत के पिता है? नहीं भाई, इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं लिखी हैं, बहुत सारे इन्होंने अपने धर्म सुधार आंदोलन चलाए हैं। तो पहले देखते हैं भाई, इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं चालू की थी और कैसे कैसे स्टार्ट हुई थी भाई। ठीक है, सबसे पहले अगर राजा राम मोहन राय के ग्रंथ की बात करूं भाई, सबसे पहला जो ग्रंथ था उनका नाम था तोहफत उल मुदीन। अभी कई पेपर में पूछा गया भाई। आगे ये पूछा जा सकता है कि तोहफत उल मुदीन जो है, इनका ये पहला ग्रंथ था, लेकिन ये ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया था भाई? तो ये लिखा गया भाई फारसी भाषा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ठीक है, इन्होंने कुछ सभाओं की स्थापना भी की थी, जैसे आत्मीय सभा। आत्मीय सभा कब की थी? 1815। देखो ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा है आपका वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी कब की थी भाई? 1816। 1816। ठीक भाई। तीसरा है 1820 में एक और मैटर आता है। मैटर क्या है? क्योंकि जो राजा राम मोहन राय थे, वो एक तो मूर्ति पूजा के बिल्कुल भाई खिलाफ थे। बहु ईश्वरवाद यानी बहुत सारे जो भगवानों को मानते, इन सब के भी फेवर में नहीं थे। जितने भी आडंबर हैं, इस सब के फेवर में नहीं थे, बल्कि ये क्या मानते थे? इनका विश्वास था एकेश्वरवाद में। एकेश्वरवाद यानी ये कहते थे कि ईश्वर सिर्फ एक ही है, यानी ये एक ईश्वर में ही मान्यता मानते थे। जब ये एक ईश्वर में मान्यता मानते थे और मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, बहुईश्वरवाद का भी खंडन करते थे, आडंबर का भी खंडन करते थे, तो ईसाई धर्म को यह लगा, यानी अंग्रेजों को यह लगा कि हमें ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि राजा राम मोहन राय जी की रुचि जो है वो ईसाई धर्म में है। तो इस चीज का खंडन करने के लिए भी 1820 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रिंसेप ऑफ जीसस।
जीसस। और ये पुस्तक इन्होंने जॉन डिग्बी के सहयोग से इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। अब क्या इस पुस्तक में इन्होंने बताया था कि कोई भी सर्वोपरि नहीं है, ना सिख धर्म ऊपर है, ना मतलब वैसे तो ये पुस्तक लिखी जो गई थी वो ईसाई जो मिशनरी थे उस समय उनको दबाने के लिए पुस्तक लिखी थी कि ईसाई ही ऊपर नहीं है। ठीक है भाई। आगे इन्होंने जो है 1817 में हिंदू कॉलेज, ठीक है, हिंदू कॉलेज, और किसके सहयोग से? डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने हिंदू कॉलेज खोला। कहां पे? कोलकाता में। बाद में 1825 में इन्होंने जो है एक वेदांत कॉलेज की स्थापना भी की भाई, वेदांत कॉलेज की स्थापना। ठीक है। इन्हें जो है भारतीय पत्रिका का अग्रदूत भी कहते हैं। क्या इनका जो है पत्रिका में कोई योगदान था? तो भाई हाँ, जैसे इन्होंने 1821 में संवाद किसी पेपर में कौमुदी होता है, किसी कौमुदी होता है। ठीक है। ये बांग्ला भाषा में थी भाई। ये इनकी जो है वो फर्स्ट पत्रकारिता थी भाई। ठीक है। 1822 में इन्होंने जो है मिरात उल अखबार, ये भाषा से देख लूंगा, फारसी में लिखा था भाई। इंग्लिश के बारे में भी इन्होंने 1822 में एक इंग्लिश का भी मैगजीन लिखी थी, ब्रह्मनिकल मैगजीन। ठीक है। अब इन्होंने क्या महिलाओं के लिए भी कुछ किया था? तो हाँ, सती प्रथा पर प्रतिबंध। कब? 1829 में। ठीक है। अगर गवर्नर जनरल पूछता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। दूसरा, उस समय जो है मुगल वंश का शासन था, तो अकबर सेकंड का शासन चला था इसमें। अकबर सेकंड, क्या अकबर सेकंड से इनके कुछ रिलेशन थे? तो हाँ, अकबर सेकंड ने जो है राजा राम मोहन राय से कहा कि भाई मेरी जो है ब्रिटिश सरकार ने पेंशन बंद कर दिया है, तो आप ब्रिटेन जाओ और मेरी पेंशन के बारे में बात करो, यानी मेरी पेंशन क्या तो वृद्धि करवाओ या थोड़े से उसमें इंक्रीमेंट लगवाओ। तो अकबर द्वितीय ने के कहने पर ही राजा राम मोहन राय जो है वो कहाँ गए थे? ब्रिटेन। वो गए थे ब्रिटेन। इसी उपलक्ष्य में जो है अकबर सेकंड ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर सेकंड ने इन्हें उपाधि दी थी। और वहीं पर ही वर्ष 1833 में जो है ब्रिटेन में ही 1833 में जो है ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई भाई। कहां पे? ब्रिस्टल में। हाँ, एक बात और बता दूं, जब ये आपके ब्रिटेन जा रहे थे तो इन्होंने समुद्र को भी लागा था। हिंदू धर्म में समुद्र को लागना एक तरीके से क्या पाप था, तो ये आपको पता है कि आडंबर के बिल्कुल खिलाफ थे, तो इन्होंने समुद्र को लांग दिया भाई। अब उनकी मृत्यु के बाद वर्ष 1865 में ये जो ब्रह्म समाज था ये दो गुटों में बट गया। पहला जो था वो ब्रह्म समाज ही था। इस ब्रह्म समाज को देवेंद्रनाथ टैगोर संभालेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर। और जो दूसरा ब्रह्म समाज था उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है। इसको संभालेंगे आपके केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन।
ठीक है। अब ये वही केशव चंद्र सेन है, ये वही केशव चंद्र सेन है जो एक ब्रह्म विवाह एक्ट लेकर आएंगे, ब्रह्म विवाह एक्ट। यानी इन्होंने भी जो है उन कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया जो कम उम्र में बच्चों की शादी होती थी, कम उम्र में लड़कियों की शादी होती थी। लेकिन केशव चंद्र सेन खुद ही अपने बनाए हुए कानून में फंस गए। इन्होंने वर्ष 1878 में अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह बिहार के राजा से कर दिया। ठीक है। फिर आदि ब्रह्म समाज का भी आगे जाके बंटवारा हो गया। तो आई होप ब्रह्म समाज से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा पेपर में भाई। अब अगला है आर्य समाज। आर्य समाज, इसके संस्थापक थे आपके दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, वैसे ही आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। कहाँ? बंबई में। ठीक है। फिर इसका एक मुख्यालय बनाया गया 1877 में। कहाँ? लाहौर में। ठीक है भाई। अब दयानंद सरस्वती से क्या क्वेश्चन पूछेगा भाई? इनसे क्वेश्चन पूछेगा इनके नाम के बारे में। बचपन का नाम था मूलशंकर। मूलशंकर क्या है? बचपन का नाम। अब ये मूलशंकर नाम इनको दिया था पूर्णानंद ने, पूर्णानंद। ठीक है। इनके गुरु से क्वेश्चन पूछता है कि उनके गुरु का नाम क्या था। इनके गुरु का नाम था विरजानंद, स्वामी विरजानंद। एक इन्होंने नारा चलाया था, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, वेदों की और लौटो। इन्होंने बताया था कि जो भी चीज है ना, वो सब चीजें वेदों में ही है भाई। ठीक है भाई। यहां से एक क्वेश्चन और भी पूछ रहा था। हालांकि क्वेश्चन तो मैं आपको और बहुत सारे बताऊंगा। जैसे कि आपने राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ा था कि वो एक ईश्वर को मानते थे बस। ठीक है। लेकिन यहां पे अगर मैं आपको बता दूं, दयानंद सरस्वती जी छुआछूत, जाति प्रथा और जितने भी कुरीति जितनी भी थी, इन्होंने सब पर प्रहार किया। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया। देखो, कभी भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है भाई आपसे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था का जो है ये समर्थन किया था, बावजूद उसके कि इन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था भाई। इन्होंने क्या है, धर्म प्रचार के लिए इन्होंने एक पत्रिका का भी अनावरण किया, पाखंड खंडनी पताका। कहां पे फहराई है? आगरा में। इसका वर्ष भी कभी कभी पेपर में आता है भाई, 1863। ठीक भाई। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। गोरक्षाओं के लिए आंदोलन। यही वो पहले आदमी थे जिन्होंने ये बोला कि हिंदी भाषा होनी चाहिए। ठीक है। और इन्होंने ही सबसे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका सत्यार्थ प्रकाश। ये एक पुस्तक थी जो इन्होंने लिखी थी 1874 में। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये 5 स्टार का क्वेश्चन है भाई। ठीक है। जब दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 में हो गई तो ये भी 2 गुटों में बट गया भाई। ठीक है। एक गुट था जो आपका वेस्टर्न कल्चर को
सपोर्ट करता था, एक गुट था जो आपका जो पहले से चला आ रहा था। एक गुट जो वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करता था, उसने 1886 में DAV कॉलेज की स्थापना की लाहौर में। ठीक है, ये किसने की थी? लाला हंसराज। ठीक है भाई, यानी DAV का मतलब है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, यानी एंग्लो माने होता है अंग्रेज, यानी यहाँ पे वैदिक शिक्षा भी दी जाएगी और इंग्लिश शिक्षा भी दी जाएगी। ठीक है, एक गुट था आपका जो स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम के उसमें हुआ था 1902 में। एक गुट आपका स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा इसमें भाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सामाजिक धार्मिक आंदोलन चल रहे थे तो ईसाई धर्म का प्रभाव कम हो गया, तो इसके लिए क्या है, एक कमीशन आया वहीं से ही 1907 में। जब 1907 में आके देखा कि स्थिति यहाँ पे ईसाई धर्म की बहुत गंभीर हो चुकी है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, भारतीय अशांति का जनक। यानी जो धर्म है, ईसाई धर्म है, उसमें अशांति फैल गई है और इसका सबसे बड़ा कारण बताया था आर्य समाज को, और उसमें सबसे बड़ा नाम आपका आता है दयानंद सरस्वती बाई का। सरस्वती। ठीक भाई, तो मैं समझता हूं आपका आर्य समाज से यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा भाई। अगला है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है, इनके गुरु का नाम था आपका गुरु रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इन्हीं के नाम पर इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन। कब भाई? 1896 में भाई। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का यह नाम किसने दिया? खेतड़ी के राजा थे, उन्होंने इन्हें बोला था कि आप तो स्वामी विवेकानंद हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 1893 की घटना आपको पता होगी, विश्व धर्म सम्मेलन। जब ये सम्मेलन में गए तो इन्होंने कहा भाई और बहनों से, मतलब उस सम्मेलन को संबोधन किया। ये कहाँ हुआ था? शिकागो में। ठीक है, एक सोसाइटी इन्होंने वेदांत सोसाइटी, ये कहाँ बनी थी? न्यूयॉर्क में। ठीक भाई, ये जो पहला सम्मेलन था, ये सेकेंड भी सम्मेलन हुआ भाई वर्ष 1900 में। ये कहाँ होता भाई? आपका पेरिस में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इनसे, वेलूर मठ का निर्माण भी जो है वो विवेकानंद जी ने किया था। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि वेलूर मठ है का भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई वो है मथुरा। ठीक है, ये जो है आपकी 1982 में रिफाइनरी बनी थी आपकी 1982 में, और ये आपकी 6 नंबर की रिफाइनरी थी। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बनाया था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, मुद्रा का क्या तात्पर्य है? मूल्य का माप, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, लाभांश या किसी राज्य की प्रति वर्ष की कुल आय। तो भाई मूल्य का मापक ही जो है वो
मुद्रा का तात्पर्य होता है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? ये मैं क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूं भाई, तो इसका आंसर होगा आपका जहांगीर। ठीक है, एक क्वेश्चन जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। इनको फांसी किसने दी? औरंगजेब ने। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर है 29 अगस्त। ये किसकी याद में मनाया था? तो मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन भी है और आपका प्रमाणिक भी भाई। ठीक भाई, सबसे प्राचीन भी है और सबसे प्रमाणिक। मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश। आपका जो विष्णु पुराण है ये किससे संबंधित? आपका मौर्य वंश से। एक पुराण आपसे और पूछता है भाई, वायु पुराण। वायु पुराण, देखो वायु होती है आपकी गुप्त, तो ये गुप्त वंश है भाई। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचयिता कौन है? तो भाई इसके रचयिता है मोहम्मद इकबाल। ठीक भाई, अब रविंद्रनाथ टैगोर जो है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गीतांजलि, इन्हीं के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, महात्मा गांधी जो है, इन्होंने किताब लिखी थी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। और इनके अपनी ही बायोग्राफी थी महात्मा गांधी की, द एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बड़ा इमामबाड़ा आपका लखनऊ में पड़ता है, निषाद बाग आपका जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला आपका दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद, ये गलत है भाई। ये आपका कहाँ है? ये है भाई आपका दिल्ली में। हमीदा बानो बेगम जो थी, इनकी जो विधवा थी, उन्होंने इस मकबरे को बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता भाई। बड़ा इमामबाड़ा जो है भाई आपका, ये है लखनऊ में, और इसको 1784 ईस्वी में अवध के नवाब थे, अवध के नवाब, नाम था आसिफ उद्दौला। आसिफ उद्दौला। ठीक है, ये जो बड़ा इमामबाड़ा है ना भाई, इसको भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। भूल भुलैया, कभी आप घूमने गए होंगे भूल भुलैया, ये बड़ा इमामबाड़ा है। लेकिन छोटा इमामबाड़ा भी आपका लखनऊ में ही है भाई। छोटा इमामबाड़ा भी आपका लखनऊ में ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भाई ये उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में कहा भाई? ये चंदौली में। चंदौली एक जिला पड़ता है, वहां पर है आपके, और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन आपका, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये खेल कूद से संबंधित भाई अर्जुन पुरस्कार। और ये कब से दिया जा रहा है भाई? कौन से सन से? 1961 से दिया जा रहा है। इसकी राशि जो अब भाई 15 लाख रुपए कर दी है, पहले 5 लाख थी, अब 15 लाख कर दी। अगला क्वेश्चन भाई आपका जो है, इसको पर लेता हूं। भारत में भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है आपकी सरोजिनी नायडू जी। लता मंगेशकर को क्या बोलते हैं भाई? स्वर कोकिला।
स्वर कोकिला। इंदिरा गांधी क्या बोलते हैं आप भाई? लोह महिला, लोह महिला। पीटी उषा क्या बोलते हैं भाई? भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? देखो ये तो हलवा सा क्वेश्चन है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है। अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करूं तो ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति, भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं भाई। अगर वीवी गिरी की बात करूं भाई तो ये भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति भाई। अगर बीडी जत्ती की बात करूं तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और भाई ये राष्ट्रपति भी रहे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति भी रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति हमेशा उपराष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देता है, अनुच्छेद 56 के खंड 2 के तहत भाई। ठीक है भाई। अब भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी आपका उपराष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देता है भाई। जो प्रधानमंत्री है वो भी आपका राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है। लेकिन जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो किसको देगा? वो आपका त्यागपत्र देगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा का अपना ये त्यागपत्र देगा। और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा भाई? तो देगा लोकसभा अध्यक्ष को। यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो अपना इस्तीफा देगा, त्यागपत्र देगा, वो देगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। और जो लोकसभा उपाध्यक्ष होगा वो अपना किसे देगा इस्तीफा? लोकसभा अध्यक्ष को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा जो भाई आपकी छोटी आंत को प्रभावित करती है। ठीक है। हैजा जो है आपका जीवाणु से होने वाला रोग भाई, बैक्टीरिया से। ठीक है। उस जीवाणु का नाम क्या भाई? वाइब्रियो, वाइब्रियो कालेरी जीवाणु, कालेरी जीवाणु। ठीक है। ये जो वाइब्रियो कालोरी आपका जीवाणु है, इसका काम क्या भाई? इसका काम है कि ये एक टॉक्सिन छोड़ता है, एक जहरीला पदार्थ छोड़ता है जिसका नाम था कालेरा टॉक्सिन। कालेरा टॉक्सिन जब ये हमारी बॉडी में जाता है, ये जहर जाता है, तो ये छोटी आंत को प्रभावित करेगा भाई। और वहां से या तो उल्टी होंगी या आपके दस्त होंगे भाई। ठीक है। यानी आपको पता लगे कि हैजा जो है, हैजा आपका जीवाणु जनित रोग है भाई। लेकिन जीवाणु से और कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में चर्चा भी करते हैं भाई। अब कौन कौन से रोग आपके जीवाणु से होंगे भाई, यानी बैक्टीरिया से होंगे? देखो भाई, एक कहानी है, ये बस थोड़ा सा याद रख लेना, भगवान के नाम से। ठीक है। इसमें थोड़ा भगवान का रोल है। ये एक याद करने का तरीका है, कुछ भी लगा लो। मान लो जब किसी घर में किसी को जीवाणु से कोई रोग हो जाता है भाई, तो हम भगवान को याद करते हैं हमेशा। और भगवान को याद करने के बाद हम क्या है, घर में एक ऐसा आदमी होता है जो बहुत भगवान को याद करता है, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो लगाएगा भाई अपने टीका माथे पर, और टीका लगा के भाई वो बैठ जाएगा कुटी में। फिर वो भगवान का नाम जाप करेगा, फिर कहेगा भगवान से, हे भगवान, ये जो दाग लगा है इसे निमटा। ठीक भाई। तो ये सब वे रोग हो गए भाई जो आपके जीवाणु से होने वाले हैं भाई। T4 जो आपका भाई टीबी,
टीबी कह लो या तपेदिक कह लो या क्षय बोल लो भाई, लिखने के लिए क्षय रोग या आपका तपेदिक, एक ही बात है भाई। क्षय रोग ज्यादातर पेपर में आता है। काफ और काली खांसी, काली खांसी। कुफ और कुष्ठ, यानी कोड भी आ जाता भाई, कुष्ठ। टी फोर भाई टीटनेस या टिटनेस भी आता। है फॉर भाई हेजा, जो अभी आपको बताया भाई, ठीक भाई। डी ए माने जो है, पेन चेंज करता हूं, डी ए माने ये जो डी ए है, इससे हो रहा है भाई डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है। जो जी एच है आपका भाई, इससे हो रहा है, ऊपर कर लेता हूं भाई, जी एच से भाई आपका गोनोरिया, और अगले बजाता है आपका भाई निम्टा, निम से निमोनिया, निमोनिया, और टा से भाई आपके जो है वो टाइफाइड। तो ये रोग थे भाई जो आपके जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होते हैं भाई, ठीक है। अब देखेंगे वे रोग जो आपके प्रोटोजोआ, अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोजोआ, हिंदी में कहते हैं परजीवी, ठीक है भाई। इसको याद करने का तरीका है पैसों का मलेरिया, पैसों का मलेरिया, पैफोर पेचिस, दस्त बोलते हैं। सोफोर सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, एक सीसी मक्खी काट लेती है तो आदमी सोता ही रहता है, निंद्रा रोग बोलते हैं इसे। काफोर काला ज्वर, काला काला बुखार बोलते हैं इसे। मलेफोर मलेरिया, मलेरिया, और रियाफोर पायरिया, जो आपके दांतों में लगता है, पायरिया, ठीक भाई। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं जो बीमारी वायरस से होते हैं भाई, अंग्रेजी में वायरस कहते हैं और हिंदी में विषाणु बोलते हैं भाई। इसका याद करने का तरीका है एसीपी, डीसीपी, खरे, खैरे खरे, मेट्रो इनगल, मेट्रो इन गल, ए फॉर एड्स, एड्स, सी फॉर चेचक, पी फॉर पोलिया, डी फॉर डेंगू, सी फॉर छोटी माता, पी फॉर पोलिया, लिखा गया पीलिया, खे फॉर खसरा, रे फॉर रेबीज, क्योंकि रेबीज कुत्ते का, मैं फॉर मेनिंजाइट्स, ये बताता हूं, मेनिंजाइट्स मस्तिष्क की बीमारी है। ट्रो फॉर ट्रोकोमा, इन फॉर इन्फ्लुएंजा, और गल फॉर गलसुआ, गलकंड रोग बोलते हैं इसे, ठीक है। अब आपका एक रोग बचा है जो कवक से होता है, यानी फंगस से। याद करने का तरीका है खुद खाए गंदा, खुद खाए गंदा, खो फॉर खुजली, दे फॉर दाद, खा फॉर खाज, ए फॉर एथलीट फुट, एथलीट फुट, खड़वा बोलते हैं गांव भाषा में। गे फॉर गंजापन, और दा फॉर दमा, ठीक भाई। ये सभी रोग थे भाई। आगे बढ़ते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो आंसर आपका सिनकोना। ठीक भाई, जो ये वृक्ष है ना, कुनैन का वृक्ष, ये मलेरिया के लिए तो है, लेकिन इसकी जो है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, और इस वृक्ष का प्रयोग 16वीं शताब्दी में सबसे पहले कहां प्रयोग हुआ था? यूरोप में। और ये जो कुनैन है ना, ये दवा एक पानी में मिलाया था, एक वाटर होता है जिसका नाम है टॉनिक वाटर। क्वेश्चन में पूछा गया कि किस वाटर में मिलाया जाता है, तो टॉनिक वाटर में ये मिलाई जाती है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो आपकी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। सिलिकॉन वैली क्या है आपका? ये आईटी कंपनी जो होती हैं वहां पे एक चिप बनती है, चिप। ठीक है, इसके लिए फेमस है। कहाँ है आपकी? बेंगलुरु में। यानी यहां से एक्सपोर्ट होता है, 33% एक्सपोर्ट यहीं से होता है भाई। इसी के कंफ्यूजन में एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा भाई सिलिकॉन वैली के संबंध में कि साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली पड़ेगी आपकी भाई केरल में। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो भाई गैस होती है आपकी मीथेन। गोबर गैस में 75% जो ना वो आपकी मीथेन ही होती है भाई। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए भाई। ठीक है, कुछ आयु मैं आपको बता देता हूं, जैसे लोकसभा के लिए 25 है भाई न्यूनतम। राज्यसभा के लिए आपको बताया अभी 30 वर्ष। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, ग्राम पंचायत के, तो ये चाहिए आपके 21 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपका राज्यपाल, इनके लिए चाहिए 35 वर्ष। मुख्यमंत्री, इनके लिए चाहिए आपके 25 वर्ष, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो आपका डिजिटल कंप्यूटर पर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है क्या कहलाती है? तो आपकी कहलाएगी भाई गलनांक। ठीक है, जब कोई आपकी ठोस चीज द्रव अवस्था में बदल जाए तो उसे कहते हैं गलनांक। जैसे बर्फ ठोस है और उसमें गलन, अगर वो द्रव अवस्था में आ जाए तो वो गलनांकित होगी। जैसे एक चीज आपका हिमांक माने होता है जमना, जमेगी कोई कैसी चीज। अब अगर आप फ्रिज में कोई चीज जमने के लिए छोड़ दो तो क्या जमेगी आपकी, जो आपकी द्रव से ठोस में हो जाए। ठीक है, एक आपका क्वथनांक यानी बॉइलिंग। बॉइल कोई चीज कब होती है? जब हम कोई द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? देखो, आलू तो आपको पता है, अनाज भी आपको पता है, दूध में भी कार्ब है, लेकिन जो मुर्गा है इसमें कोई भी कार्ब नहीं है। ठीक है, अगर कार्ब की बात करूं मैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपकी 4 कैलोरी होती है भाई। आपकी 4 कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? तो आपका ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक आपकी ये मेट्रो चलेगी भाई। अगला क्वेश्चन भाई आपका,
कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? यानी कितने माप की ध्वनि होनी चाहिए जिसे हम शोर कह दें? तो जो आपकी 80 डेसिबल की ध्वनि होती है ना, इसे हम शोर कहते हैं भाई। अब कुछ विशेष ध्वनियों के बारे में हम जान लेते हैं भाई। जो हम बातचीत करते हैं ना, जैसे मैं और आप बातचीत करते हैं, तो ये 30 से 40 के बीच ही, यानी ध्वनि को मापते किसमें? डेसिबल मापते हैं। ठीक है, अगर जोर से बात करें, तेज तेज बात करनी स्टार्ट कर दें, तो 50 से 60 है भाई। जो ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं, आपके जो भी वाहन चलते हैं, ये 90 से 100 के बीच चलते हैं भाई, 90 से 100 डेसिबल। और जो सायरन होते हैं, जो पुलिस का सायरन वगैरह होते हैं, ये 110 से 120 के बीच चलते हैं। जो जेट विमान, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई, जेट विमान ये 140 से 150 तक जाता है भाई। मशीन गन 170 डेसिबल, और जो मिसाइल है वो 180 डेसिबल तक जाती है भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? देखो क्वेश्चन को पढ़ो भाई। स्टोरेज माध्यम बोला है कि क्षमता की इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर भाई ये होती है आपकी बाइट। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा होता कि स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई, तो वो होती है भाई आपकी बिट। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं भाई, क्योंकि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता ही है भाई। देखिए भाई, जो आप फोन यूज कर रहे हो, उसमें आपका फोन मान लो 128 GB है या 256 GB है, तो मैं यहां से शुरुआत करता हूं। मान लो ये जीबी बोलते हो गीगाबाइट, गीगाबाइट। ठीक है, जीबी से पहले, आज जो जीबी चल रही है उससे पहले आपकी एमबी चलती थी कि मेरा फोन इतने एमबी का भाई, यानी M4 मेगाबाइट। इससे छोटी यूनिट है वो भाई केबी, यानी किलोबाइट। यानी हम शब्द यूज कर रहे हैं बाइट, तो बाइट आपका भाई यहां आ जाएगा, बाइट। ठीक है, जीबी के आगे भी क्या कुछ है? तो जीबी के आगे भाई टीबी, जो अगली पीढ़ी आएगी वो टीबी की है भाई, यानी टेराबाइट। यानी ये सबसे बड़ा टीबी, सबसे बड़ा, उससे छोटा जीबी, उससे छोटा एमबी, उससे छोटा केबी, उससे छोटा बाइट, और बाइट से भी छोटा है बिट, यानी सबसे छोटा है आपका बिट। ठीक है, ये जो बाइट शब्द थे, इनके साथ बाइट लगा है, लेकिन उससे पहले आपका बिट शब्द आ गया, जो कि सबसे छोटा। और सबसे छोटा किसमें भाई? स्टोरेज है भाई, क्योंकि आपका कोई भी फोटो आज खींचते हो तो 10-20 MB का ही होता है भाई। इससे पहले 2010, 12, 14, 15 में ये KB के होते थे भाई फोटो। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं भाई, थोड़ा सा इनके बीच में भाई देखते हैं आप रिलेशन। सारे ने मिट गया। अब हम थोड़ा सा इस फ्लो चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। बिट जो है वो सबसे छोटा है, उसके बाद बाइट है, उसके बाद केबी है, उसके बाद एमबी है, उसके बाद जीबी है, उसके बाद टीबी है। यानी ये आपका लगाने के लिए भी आ सकता है। तो टीबी से शुरुआत करें, टीबी सबसे बड़ा है, तो एक टीबी जो है वो 1000 जीबी के बराबर है भाई। ठीक है, और एक जीबी जो है वो 1024 MB के बराबर है। एक MB जो है वह 1024 KB के बराबर है, यानी 1024 का ही रिलेशन है भाई इनका जो। ठीक है, दूसरा जो एक बाइट है वो 8 बिट के बराबर है। यहां से आपका इतना क्वेश्चन पूछ रहेगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में
किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो आपकी थी भाई सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये आपकी जो है उत्तर प्रदेश राज्य से हुई, यूपी राज्य से। ये थी आपकी मुख्यमंत्री। अगर महिला राज्यपाल की बात करें भाई, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ये भी आपकी यूपी से बनने वाली पहली महिला राज्यपाल थी। ये जो आप देख रहे हैं फातिमा बीबी, मैं इसको डाल देता हूं, ये जो आप देख रहे हैं फातिमा बीबी, ये फातिमा बीबी कौन है? ये आपकी सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की फर्स्ट महिला जज भाई, फर्स्ट महिला जज, महिला जज। ठीक है, जो कि 1987 में बनी थी। जो आप ये नाम देख रहे हो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ये आपका यूएनओ में प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला थी जो कि, और इनसे एक सवाल और जुड़ा है, ये जो आपकी संविधान सभा थी, जो संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, 15 महिलाओं में उनमें से एक नाम विजय लक्ष्मी पंडित का भी है। ठीक है, वैसे नाम तो सुचिता कृपलानी का भी है और सरोजिनी नायडू का भी है, तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भाई चौथा नंबर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब थोड़े से हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं भाई। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल इंडिया में जो है वो राजस्थान का भाई। ठीक है, सबसे पहला नंबर राजस्थान के बाद आपका जो मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर आता है आपका महाराष्ट्र का, और आपका 4th नंबर आता है अपने यूपी का। ठीक है भाई, अपने यूपी का क्षेत्रफल है कितना भाई? 240,928 वर्ग किलोमीटर, यानी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये आपके उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल पूरे भारत का कितना परसेंट है भाई? 7.33% भाई। ठीक है भाई, अब उत्तर प्रदेश की पूर्व से जो पश्चिम लंबाई है वो कितनी है भाई? 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है? 240 किलोमीटर भाई। तभी क्षेत्रफल आपका 240,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक भाई, पूरे भारत का 7.33% भाई। ठीक है, ये 240,928 7.33% है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला यूपी में, अगर सबसे ज्यादा कोई क्षेत्रफल रखता है, सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन है? तो भाई ये है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, यहीं पे आपका दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, अगर सबसे छोटी बात करूं क्षेत्रफल में, सबसे छोटा कितना है इसका जो क्षेत्रफल है? 7680 वर्ग किलोमीटर। अभी पता नहीं कौन से एग्जाम में पूछा था भाई इसका क्षेत्रफल। सबसे कम आपका हापुड़ का भाई, मात्र 660 किलोमीटर। आई होप आपको बातें समझ में आएगी भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो ये थे भाई आपका सी राजगोपालाचार्य जी। ठीक है, इनको यह पुरस्कार 1954 में दिया गया था भाई। क्या और लोगों को मिला था भाई? कुछ है भाई, जैसे एस राधाकृष्णन, इनको मिला था 1954 में भाई। जैसे आपका चंद्रशेखर, जो चंद्रशेखर प्रभाव के लिए, वेंकट रमन और आपका भगवान दास। ठीक है,
भारत रत्न जो है ये सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में, भारत रत्न सबसे बड़ा है, भारत रत्न। इसके बाद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, पद्म भूषण, चौथे नंबर पर आता आपका पद्मश्री, पद्मश्री। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ये महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो कि आपका गंगा नदी पर है भाई। ठीक है, ये बिहार में पड़ता है आपका जो। अगला क्वेश्चन है आपका जो है, यानी पटना में हाजीपुर के पास। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? अगर किसी क्षेत्र की आपको औसत जलवायु जाननी हो कि वहां पे औसत जलवायु कैसी है, तो कौन कौन से आपके कंपोनेंट है? तो आपके पहला तो आपका वर्षा जरूरी है, वायु की गति भी जरूरी है भाई, आर्द्रता भी जरूरी है, लेकिन ये जो आपकी वृक्षों की संख्या है ना भाई, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं भाई, ये बिल्कुल इसका गलत आंसर है। जैसे मैं इसको एक बार देखता हूं, जैसे ये आपका इंडिया है, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आपका एंट्री करता है केरल से, तो यहां पर हवा हो जाती है तेज। ठीक है, यहां पे तापमान भी होता है, यानी आर्द्रता भी होती है, तभी हवा ऊपर उठती है भाई, हवाओं के संपर्क में आता है। प्लस आपका जो है वर्षा होती है भाई, लेकिन कहीं भी आपका पेड़ों का जिक्र नहीं आता भाई। ठीक है, तो आपका औसत जलवायु के लिए आपका पेड़ की कोई भी गहनता नहीं है कि पेड़ होना जरूरी है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? तो ये आपका 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश में वनों की अधिक प्रभावी संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विदोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 पारित हुआ भाई, जिसको 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश में वन निगम की आपकी स्थापना हुई। तो दोस्तों, आज का ये आपका था लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं भाई और कितने क्वेश्चन गलत किए। जो मैं क्वेश्चन आपसे कमेंट में पूछता हूं भाई, उसके आंसर भी आप दिया करो भाई। ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।